बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स, फंक्शंस और रिलेशन। हम स्टार्ट करते हैं सेट्स से। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। सेट की जो डेफिनेशन में तीन चीज़ें आ रही हैं। एक ये है कि ये वेल डिफाइन होना चाहिए, दूसरा ये है कि कलेक्शन हो, और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास डिस्टेंट एलिमेंट्स हो। अब इसमें दो चीजें जो है, ये जैसे कलेक्शन और डिस्टेंट, ये तो सबको पता है। कलेक्शन मीन इज्तमा, मजमुआ चीजों का इकट्ठा होना। इन डिस्टेंट मीन अलग अलग, डिफरेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, बहुत से लोग शायद जानते भी हों, लेकिन वेल डिफाइंड जो चीज है, इसको अगर हम एक सादा अल्फाज में बताएं तो ये है कि ऐसी चीज जिस पर सारे लोग राजी हों कि वो वही है। यानी एक चीज वेल डिफाइन होगी अगर उसके वजूद में या उसके होने में कोई इख्तलाफ ना हो, और अगर इख्तलाफ पाया जाए तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मोबाइल है, तो उसको मैं कहीं भी लेके जाऊं, किसी के पास भी लेके जाऊं, तो वो उसको मोबाइल ही कहेंगे, कोई उसको मोबाइल के अलावा कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक बंदा है, मैं कहता हूं कि ये अच्छा है, तो उसके अच्छा होने में इख्तलाफ है। मुमकिन है मैं उसे अच्छा समझता हूं, दूसरा उसे अच्छा ना समझता हूं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड। अगर हम इसको इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स बात करें, तो हम कहते हैं इन एलिमेंट इज वेल डिफाइंड इफ वी आर 100% श्योर कि वो किसी भी सेट का एलिमेंट है या नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मोबाइल का सेट। अब मोबाइल के सेट में मुझे पता है कौन सी चीज सेट में है और कौन सी नहीं है। अगर मेरे पास लैपटॉप है तो वो उस सेट का हिस्सा नहीं होगा। अगर मेरे पास पेंसिल है तो वो उसका हिस्सा नहीं होगा। अगर मेरे पास एक बुक है तो वो उसका हिस्सा नहीं होगा। तो चूंकि लैपटॉप के बारे में मुझे 100% श्योरिटी है कि वो इस सेट का हिस्सा नहीं है, तो वो वेल डिफाइन है। सिमिलरली मेरे पास बुक और एक पेंसिल के हवाले से 100% श्योरिटी है कि वो उस सेट का हिस्सा नहीं है। मेरे पास एक मोबाइल है, वो टच मोबाइल है या कोई भी मोबाइल है, क्योंकि मैंने सेट ऑफ मोबाइल कहा है। तो अब जो कोई भी मोबाइल उठाऊंगा, मुझे पता है कि वो सेट का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि वी आर 100% श्योर वेदर इन एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट और नॉट। अच्छा, इस तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ईमानदार लोगों का सेट। अब मेरे पास 5 बंदे हैं, सो वी आर नॉट 100% श्योर कि इनमें से कौन सा इस सेट का हिस्सा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए वो पांचों के पांचों ईमानदार हैं, लेकिन किसी और शख्स के लिए वो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईमानदार इंसान, खूबसूरत इंसान, या इस तरह की जो क्वालिटीज हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तो फिर ये चीजें वेल डिफाइंड नहीं होगी। तो हमारे पास सेट क्या है, क्योंकि सेट इज अ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। आपके जो बुनियादें हैं मैथमेटिक्स की, वो सेट पर खड़ी है। आप कोई भी चीज उठा लेंगे, वो सेट है। ग्रुप सेट है, वेक्टर स्पेस सेट है, रिंग सेट है, टोपोलॉजी सेट है। इसी तरीके से आप चले जाएंगे, फंक्शन एक सेट है। अब मीटर की बात करेंगे, वो एक फंक्शन है, डेफिनेटली एक सेट है। ठीक है। तो फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का सेट है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने हमारे अगर सेट थ्योरी मजबूत होगी, तो आपके आने वाली तमाम लेक्चर्स जो हैं, आपने वाली जो भी चीजें होंगी, वो आपको इजीली समझ आएंगी। उसके बाद यह है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का हो तो क्या करेंगे, मैथमेटिकली हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं कि ए बिलोंग टू ए, और अगर बिलोंग नहीं करता तो ए डज नॉट बिलोंग टू ए। मोस्टली हम सेट्स को कैपिटल लेटर से शो करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल है, मेरे पास सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और क्लियरली 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो 1 2 3 के अलावा इससे बाकी कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। और कोऑर्डिनेलिटी ऑफ द सेट का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये सेट जो ए है, इसकी जो कोऑर्डिनेलिटी है वो है 3, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम आते हैं, इससे नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। अब एक सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड्स कितने हैं।
वो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, जिसे रूस्टर फॉर्म भी कहा जाता है, जिसमें हम नंबर्स लिख देते हैं। एक्सप्लिसिटली हम लिस्ट कर देते हैं, जैसे 1 2 3 ABCAEIOU 2 4 6 8, हम उनको लिख देते हैं। दूसरी है सेट बिल्डर नोटेशन, जो कि ज्यादातर आपकी जो हायर मैथमेटिक्स है, जो एडवांस मैथमेटिक्स है, उसमें हम चीजों को इस तरह से करके लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। उसमें हम क्या कर देते हैं, ये जैसे ए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं एक्स, यानी इसका मतलब है इस सेट में तमाम एक्स हैं, फिर हम एक्स पे कंडीशन लगा देते हैं कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, या एक्स इज अ वॉवल, या एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, या एक्स इज अ रेशनल नंबर, या एक्स इज एन इंटीजर। तो जब हम चीजों को इस तरह से एक्सप्लिसिटली नहीं लिख पाते, मिसाल के तौर पर रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को तो आप नहीं लिख पाएंगे। नेचुरल नंबर है, उनको आप लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, लेकिन जब आपके पास रेशनल नंबर आएंगे तो डेफिनेटली यू कैन नॉट राइट एक्सप्लिसिटली। तो होगा क्या, फिर हमें वहां सेट बिल्डर नोटेशन यूज करनी पड़ेगी। और फिर है स्टेटमेंटल फॉर्म। स्टेटमेंट की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कहते हैं। तो हम उसमें वर्बली लिखते हैं, जैसे सेट ऑफ द रियल नंबर, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट ऑफ जो भी आप मतलब कोई कुछ भी जो चीज आप लिख लिखते हैं, जब हम उसको वर्ड में लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, बेशक 5 हो, 10 हो, 100 हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, लेकिन हो फाइनाइट, जिनको हम गिन सकते हो, इनकी कोई लिमिट हो। सो अ सेट दैट कंटेन्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर उसमें लिमिटेड नंबर नहीं होंगे तो वो इनफाइनाइट है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, एम्प्टी सेट जो है, इसके हवाले से आपने सर देखना है कि एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि इसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। अक्सर कंफ्यूजन या स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि एम्प्टी सेट सेट कैसे है, जबकि इसमें तो कुछ है ही नहीं है, और हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो हाउ दिस एम्प्टी सेट इज अ सेट। तो हमारे पास ये जो एम्प्टी सेट है, इसमें कलेक्शन भी है, ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी हैं, यानी जो चीज हम डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उसकी एब्सेंस को हम कह रहे हैं कि एम्प्टी सेट है, यानी वो इसमें मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं सफेद कौवों का सेट। अब जो सफेद कौवा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सफेद कौवा अगर हो तो उसको लोग सफेद कौवा ही कहेंगे, तो उसका मतलब वो वेल डिफाइंड है। अगर मेरे पास सफेद कौवे मौजूद हों तो हम उनको कलेक्ट कर लें तो कलेक्शन भी बन जाएगी, और जाहिर है वो डिफरेंट भी होंगे। तो तीनों चीजें कंडीशनें जो है वो होल्ड करती हैं। या फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्लास है, क्लास में सिर्फ मेल स्टूडेंट हैं, तो मैं अगर कहूं कि क्लास में मौजूद फीमेल स्टूडेंट का सेट, तो फीमेल स्टूडेंट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ये कलेक्शन भी है, ये डिस्टेंट भी है, लेकिन एम्प्टी सेट क्यों होगा उस वक्त, सिचुएशन के लिहाज से कि क्लास में फीमेल स्टूडेंट मौजूद नहीं होंगी। तो इस तरह की एग्जांपल है कि इसमें कलेक्शन भी होती है, वेल डिफाइंड भी होते हैं और डिस्टेंट भी होते हैं, लेकिन चूंकि मौजूद नहीं होते, उनकी एब्सेंस है, इसलिए हम उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। अच्छा, हम आते हैं आगे सबसेट पे। सबसेट इज अ वेरी सिंपल थिंग। हमारे पास एक सेट है, उसमें से कुछ एलिमेंट उठाकर आप दूसरा सेट बना लें तो वो उसका सबसेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हेयर आपके पास क्या है, बी सेट है 1 2 3 4, और ए सेट है 1 2, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लिखते कैसे हैं हम, ये नोटेशन यूज करते हैं हम, ए सबसेट ऑफ बी। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये है कि ए बी का सबसेट हो, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट वो ए में एग्जिस्ट ना करता हो, तो हम ये कि प्रॉपरली कंटेन करता है। और अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो डेफिनेटली ये बराबर होगा, यानी अगर इसका एक एलिमेंट भी इसमें मौजूद नहीं तो ए बी का सबसेट और बी फिर ए का भी सबसेट, तो ये इक्वलिटी आ जाती है कि ए और बी के दोनों के आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट, बल्कि टाइप्स ऑफ सेट हो गया, आगे हमारे पास है प्रॉपर सबसेट और पावर सेट। पावर सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें कि हमारे पास एक सेट है ए, उसके सबसेट्स होंगे। जैसे ये सेट ए है, इसके सबसेट कितने होंगे, इसके सबसेट होंगे हमारे पास, ये हमारे पास एक सेट है ए, और इसके अंदर अगर एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल ए एंड बी,
तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? इसके सबसेट एक तो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट जो है वो हर किसी का सबसेट होता है। उसके बाद फिर सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, फिर ए और बी। तो अगर एलिमेंट हमारे पास किसी भी सेट में n हो तो उसके जो पावर सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। So what is actually the power set is? The power set is the set of all subset of A. एक सेट A है, उसके हम सबसेट लेंगे और उन सबसेट की कलेक्शन जो होगी सारी, उसको हम पावर सेट कहते हैं। अब देखें टोपोलॉजी जो है वो आपके पास इंटायरली इस चीज पर अप्लाई करती है कि हमारे पास एक सेट होता है और उस सेट के सबसेट्स हम डिफाइन करते हैं, और उनके सबसेट की जो डायरेक्शंस होती है, जो सबसेट उनके जो सबसेट्स होते हैं, उन सबसेट की जो कलेक्शन होती है उस पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करें तो उस हम क्या कहते हैं टोपोलॉजी। जब पढ़ेंगे तो हम आपको सेट ऑपरेशंस क्या है। यूनियन, यूनियन क्या है कि अगर मेरे पास एक सेट ए है एक सेट बी है तो इनके यूनियन से मुराद है इन दोनों के सेट कंबाइन आ जाएंगे और जो रिपीट हो रहा होगा वो एक ही दफा आएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये दो दफा था, यहाँ एक दफा आ गया। इस तरह से इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन आपके पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक सेट ए है एक बी है, उसमें जो कॉमन चीजें होंगी, जो वो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। डिफरेंस क्या है, एक सेट ए है एक सेट बी है। ए डिफरेंस बी का मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जो ए में तो हैं लेकिन बी में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेट ए में 1 2 3 है और यहाँ पर बी में 3 4 5 है, तो ए डिफरेंस बी क्या है, 1 ए में है बी में नहीं है तो ए डिफरेंस बी में आ जाएगा। 2 1 में है और बी में नहीं है तो ए डिफरेंस बी में आ जाएगा। 3 ए में भी है और बी में भी है तो नहीं आएगा। इसका तरीका कार्य है, यानी अगर आप इसको सिंपली एक्सप्लेन करना चाहें खासकर छोटे लेवल पर स्टूडेंट्स को, तो अगर ए मेरे पास एक सेट हो और बी सेट हो, आप इसका इंटरसेक्शन निकाल लें, इंटरसेक्शन में जो आएगा उसको छोड़कर बाकी जो ए है वो इसका ए डिफरेंस बी आ जाएगा। सो व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट इज u माइनस ए। एक यूनिवर्सल सेट है, एक हम बड़ा सेट ले लेते हैं। u माइनस ए का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट जो u में है लेकिन a में नहीं है, ए को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट बचते हैं वो एक कंप्लीमेंट आ जाता है। अब ये जो यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट है और पावर सेट है, ये तीन चीजें अगर आपको क्लियर आती हैं तो आपको टोपोलॉजी आराम से समझ आ जाएगी, क्योंकि जो टोपोलॉजी का पूरा सब्जेक्ट है वो डील करता है पावर सेट के सबसेट्स पर। यानी एक सेट ए है उसका पावर सेट है और पावर सेट के जो सबसेट्स हैं उनकी कलेक्शन है। उसमें हम देखते हैं 3 कंडीशनें हैं कि वो जब हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे, उसमें से यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट 3 चीजें ही आती हैं, बाकी चीजें ये आप चीजों को क्लियर कर लेंगे, आपको वहां पर इसका फायदा होगा। अब हम आते हैं वेन डायग्राम की तरफ। अब वेन डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट। आप ट्राई ये करें कि अगर इफ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स, ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग्स। जितनी आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगी इतना मैथमेटिक्स को सीखना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है, जो मैंने ओवर द इयर्स जो मैंने टीचिंग की है और मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें बता रहा हूँ वो ये है कि हमारे स्टूडेंट नोटेशंस में से बाहर नहीं निकल रहे। मसलन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, तो वो एक्स और वाई की चक्कर से बाहर आ ही नहीं रहे। दे एक्चुअली रियलाइज नहीं कर रहे कि चीज क्या है, क्योंकि नोटेशंस तो हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम ए यूज कर रहे हैं, बी यूज कर रहे हैं, स्मॉल ए यूज कर रहे हैं, एक्स यूज करेंगे, वेरिएबल्स यूज करेंगे। सो व्हाट इज द सीन बिहाइंड दैट, कि इसके पीछे काम क्या चल रहा है, हम करना क्या चाह रहे हैं। जब मैं ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ ए यूनियन बी नहीं है, ये ए एक सेट है, उस सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी एक सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। अब वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, हम विजुअलाइजेशन के लिए यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर जो दो सर्कल हैं दैट रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी एंड दे हैव इनफाइनाइट नंबर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है और सेट बी है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं दैट आर इनफाइनाइट, तो हम इस तरह से विजुअलाइज करके देखते हैं। अब विजुअलाइजेशन में आप देखें कि इसमें जो शेडेड एरिया है वो ए यूनियन बी है, जिसमें ए के एलिमेंट्स भी आएंगे, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे और जो कॉमन आएंगे वो सिर्फ एक दफा आएंगे। इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, इंटरसेक्शन में यह है कि आपने ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स जो कॉमन हैं वो ले लेने हैं, जो दोनों में नहीं है, जो ए में और बी दोनों में नहीं है वो छोड़ देने हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पर देखिए कि ये जो दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो ओवरलैप कर रहे हैं, इनका जो ओवरलैप एरिया है वो शेडेड है। इट्स मीन दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी।
अब आप वो सेट 1 2 3 से निकलकर जब विजुअलाइजेशन की तरफ आएंगे, चीजों को विजुअलाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द यूनियन इन इंटरसेक्शन एंड द कंप्लीमेंट, आप उसको जो भी बताएं, लेकिन आपके माइंड में अगर ये इनकी जो वेन डायग्राम है, इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये मौजूद होगी, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अगर आपसे कोई सवालात पूछता है, फॉर एग्जांपल इन द एग्जाम ऑफ द पीएससी, अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है यूनियन इंटरसेक्शन का, या कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीज आ जाती है, तो आपको अगर चीजों को विजुअलाइज करना आएगा, तो आप लॉजिकली चीजों को फौरन से देख लेंगे कि ये क्या बनता है। उसके बाद आपके पास है जी ए डिफरेंस भी अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आप देखें कि ए के वो तमाम एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए डिफरेंस बी क्या आएगा? द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट एलिमेंट दैट बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। तो ए के अपने एलिमेंट्स भी इसमें आ रहे हैं और बी के वो एलिमेंट भी इसमें आ रहे हैं जो ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी इसमें मतलब यह है कि हम सिर्फ वो एलिमेंट छोड़ रहे हैं जो ए में मौजूद नहीं है, वो बी का हिस्सा थे या नहीं थे। अब बी का देखें, वो वाला पार्ट जो ए में था वो हमने शेडेड रीजन में ले लिया। इसी तरीके से यू माइनस ए क्या आएगा कि हम ए को छोड़ देंगे। ए हमारे पास व्हाइट एरिया है, जो दूसरा ग्रे ये कलर है, ये यू का, ये तमाम मेरे पास एक कंप्लीमेंट आ जाएगा यू माइनस ए। देन देयर इज अ वेल नोन डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हमें ये कहता है कि इफ वी टेक द यूनियन ऑफ टू एलिमेंट्स एंड देन टेक इट्स कंप्लीमेंट, तो उस वो जो होगा, यानी द कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, the complement of the union of two set is equal to the intersection of their complement। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर इसको वेन डायग्राम के जरिए प्रूव किया हुआ है, आप इस एलिमेंट से भी लेके प्रूव कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसको याद रखना है क्योंकि ये हमें बहुत सारी जगह पे काम आने वाला है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। वही बात है, द कंप्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आर मोर देन टू सेट्स, जब इसको आप जनरलाइज कर देंगे, इज इक्वल टू द union of their complement। So this is the Venn diagram of the second De Morgan law। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो आते हैं हम रिलेशन की तरफ। व्हाट इज अ रिलेशन? सो रिलेशंस प्रोवाइड अ फॉर्मल वे टू डिस्क्राइब द कनेक्शंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। दो सेट्स हैं ए एंड बी, उन दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में जो कनेक्शंस है, दैट डिस्क्राइब द रिलेशन। हम कहते हैं कि ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। जो ए कंप्लीमेंट और ए क्रॉस बी जो हमारे पास डिफाइन होगा, वो कैसे डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा आपके पास ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है, क्योंकि बिल्कुल फाइनाइट सेट्स लेकर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इनफाइनाइट सेट की तरफ जाएंगे। जैसे आर क्रॉस आर लेंगे, आर क्रॉस आर लेंगे, R2 R3 R4 Rn, उसके ऑपरेशंस, और फिर आपको ये काम आएगा लीनियर अलजेब्रा में, ये आपको काम आएगा मीट्रिक स्पेसेस प्रूव करने के लिए। तो ये चीज बेसिक चीज है, लेकिन इसको आपने यहाँ अंडरस्टैंड करना है कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। ये एलिमेंट ए का और ये एलिमेंट बी का ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने लिख दिया, ये हमारे पास बन गए कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ दो सेट हैं ए एंड बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1x, यानी हम करते हैं कर क्या रहे हैं, ये 1 ले रहे हैं और ये x ले रहे हैं, इसका रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, और ये रिलेशन हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ब्रैकेट पहला एलिमेंट और इसके साथ रिलेशन क्या है, इसको आप कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको हम इनपुट भी कहते हैं, इसको हम आउटपुट भी कहते हैं। क्योंकि हम अभी रिलेशन देख रहे हैं, तो रिलेशन को हम इन फॉर्म ऑफ सेट देख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो ए क्लास बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, तमाम ऑर्डर पेयर ले लेंगे। इसके साथ रिलेशन, इसका वाई के साथ रिलेशन, 2 का एक्स के साथ रिलेशन और 2 का वाई के साथ रिलेशन, आपके पास चार रिलेशन बन जाएंगे इन एलिमेंट्स के। या आपको ये समझ लें कि आपके पास एक सेट में दो बंदे हैं, दूसरे सेट में दो बंदे हैं। हम देख ही रहे हैं कि पहले बंदे का दूसरे सेट के पहले बंदे के साथ क्या ताल्लुक है,
पहले सेट के पहले बंदे का दूसरे सेट के दूसरे बंदे के साथ क्या रिलेशन है, इन सिमिलरली पहले सेट के दूसरे बंदे का दूसरे सेट के पहले बंदे के साथ क्या रिलेशन है, और पहले सेट के दूसरे बंदे का दूसरे सेट के दूसरे बंदे के साथ क्या रिलेशन है। तो इसको हम एंड लिख देते हैं किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब आप जरा आए, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें हमने किया क्या है कि हमने एक लाइन लगाई है, उस लाइन पर हमने एक एलिमेंट्स को लेबल कर दिया 1 and 2, दो एलिमेंट थे हमारे पास। दूसरे साइड पे हमने बी ले लिया, इसको हमने वाई एक्सिस पर रख लिया एक्स और वाई। तो ये जो एक क्लास बी है, ये चार डॉट हैं, ये जो ब्लू कलर के चार डॉट हैं, और उसके साथ ये लेबल भी किया हुआ है 1x 1y 2x और 2y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका। सिमिलरली हम इसके आगे जाएं, अगर अब यहां पर सेट चेंज हो गए, -1 1 -2 2। सिमिलरली हमने एक्स एक्सिस पे -1 और 1 रख लिया, वाई एक्सिस पे 2 और -2 रख लिया, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी था, ये हमारे पास यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 और 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस बी का। अब मैं चेंज कर देता हूँ, सेट ए में मैं 3 एलिमेंट लिख लेता हूँ, सेट बी में मैं 4 एलिमेंट रख लेता हूँ। तो मेरे पास कितने बनेंगे, ये पॉइंट्स आ गए। अब एक कॉमन क्वेश्चन ये है, अगर सेट ए में मेरे पास n एलिमेंट्स हों और सेट बी में मेरे पास m एलिमेंट्स हों, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। यानी इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर ए की कोऑर्डिनेलिटी जो है वो n है और बी की जो कोऑर्डिनेलिटी है वो है m। कोऑर्डिनेलिटी मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, कॉमन क्वेश्चन है, पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, आ भी सकता है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आ भी सकता है। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, एन मल्टीप्लाई बाय एम। जैसे इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 4 एलिमेंट थे, तो आप यहाँ पर डॉट गिन सकते हैं, तो ये हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स बन गए, 12। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की तरफ। बहुत सादी सी बात है, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया है, ए क्रॉस बी समझ आ गया, तो आप उसका रिलेशन आराम से डिफाइन कर सकते हैं। A relation from the set A to set B, a relation from set A to set B, किसी भी सेट ए से सेट बी पर जो रिलेशन होगा, इसको हम ज्यादातर आर से डिनोट करते हैं, ये सब सेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ ऊपर देखने की करें, तो ये आप देखें, ये सेट ए था, ये बी था, और ए क्रॉस बी में ये तमाम एलिमेंट्स आए हैं, वो कौन से हैं, -1 -2 ऑर्डर पेयर में, -1 -1 -1 1 -1 2। ये सारे जो ये सारे पॉइंट्स, ये 12 पॉइंट्स हैं। अब ये जो 12 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं ए क्रॉस बी में, अब ए क्रॉस बी का पावर सेट कितना बनेगा। तो आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी सेट की कोऑर्डिनेलिटी जो है वो हो n, तो उसके जो पावर सेट की कोऑर्डिनेलिटी होती है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पावर सेट, ये होंगे 2 की पावर n। अब ये जो हमने ऊपर वाली लास्ट एग्जांपल की है, अगर उसमें हम ए क्रॉस बी देखें, तो ए क्रॉस बी के 2 की पावर 12 सबसेट बनेंगे, और वो तमाम सबसेट जो है वो रिलेशन होंगे। So a relation from set R to A to B, any subset of the Cartesian product A cross B. Any subset का मतलब यह है उसका हर सबसेट, उसको हम रिलेशन कहेंगे। तो इस लास्ट एग्जांपल में अगर हम देखें, तो 2 की पावर 12 हमारे पास सबसेट बनेंगे और सबके सब रिलेशन। अब लिखते कैसे हैं, ये चीज आपने देखा, या तो हम लिखते हैं कि A कामा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर, या हम लिखते हैं कि ए रिलेटेड टू बी, इन दोनों का सेम मतलब है। कहीं हम ये चीज यूज करेंगे, कहीं हम ये चीज यूज करेंगे। ये देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये वाला पॉइंट था -1 -2, तो -1 -2 जो है ये आर क्रॉस आर में है। अगर ये ए क्रॉस बी में है, अगर इस ए बी का कोई मैं रिलेशन आर ले लूं जिसमें ये सेट मौजूद हो, मिसाल के तौर पर ये है, एक में ये ले लेता हूँ और एक ये 3 पॉइंट ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट में ले लेता हूँ 1 1, और तीसरा पॉइंट में ले लेता हूँ 1 एंड 1 -1 1 एंड 2 फॉर एग्जाम्पल। ये 3 पॉइंट्स में ले लिए आर में, ये किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। तो एक रिलेशन है।
अब या तो मैं लिखूंगा कि -1 और -2 जो है वो आर से बिलोंग करता है, या मैं ये लिखूंगा कि -1 इज रिलेटेड टू -2, इन दोनों का सेम मतलब है। अब हम आते हैं आगे। ये एक एग्जांपल है, a इक्वल टू 1 2 3, कंसीडर द रिलेशन। ये हमने रिलेशन कंसीडर कर लिया, 1 1 2 2 3 3। ये जो रेड डॉट्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे ठीक में, ये हमारे पास ये रिलेशन है। अब ये एक सेट ए है, हम रिलेशन ए पर ही डिफाइन कर रहे हैं। इसके बनेंगे 3 का मल्टीप्लाई बाय 3 9। ए क्लास ए में 9 एलिमेंट्स आएंगे, और इसके जो सबसेट होंगे यानी पावर सेट, जो ए क्लास ए के पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर 9, उनमें से हमने एक ले लिया, वो है 1 1 1 1 2 2 और 3 3। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। आगे देखें, हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन है, उसमें एक है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि अगर किसी भी रिलेशन में ए मौजूद हो, ए मौजूद हो, यानी एक सेट है मेरे पास ए 1 2 3 फॉर एग्जांपल, तो उसमें 1 1 2 2 3 3 ये तीनों उस सेट में मौजूद होने चाहिए। आर में अगर मौजूद होंगे तो आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, इसमें एक चीज आपने देखनी है कि सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, रिलेशन में उतने एलिमेंट्स होना लाजमी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 में दो तीन एलिमेंट्स और ऐड कर लूं, लेकिन कम से कम ये तीनों तो मेरे पास मौजूद हैं। तो अगर एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 है, मैं यहाँ सिर्फ 1 1 और 2 2 रखूंगा, तो क्या होगा, 3 3 इसमें नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक्स के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास इसका रिलेशन यहाँ पर क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। जो उसके बाद जो हमारे पास है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव नहीं बल्कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन ये है कि फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग टू आर, बी ए आल्सो बिलोंग टू आर। यानी अगर हमारे पास कोई ए बी आर से होगा, तो बी ए यानी उसका जो अपोजिट है एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट वाई, और वाई एक्स बन जाएगा। तो अगर वो भी उसमें मौजूद होगा तो उसे हम सिमेट्रिक कहेंगे, वरना वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्री तो वैसे मैथमेटिक्स है वो, आपको पता है कि उसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक लाइन रखें, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो उसके एक साइड पे जो चीज है एग्जैक्टली उसकी दूसरे साइड पे भी उसकी चीज मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। तो इसमें भी आप देख लें, यहाँ मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लूं, यहाँ अगर मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये वाली, तो इसके इस साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये मेरे पास क्या होगा, हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन आता है। पॉजिटिव रिलेशन ये है कि रिलेशन हम पॉजिटिव कहेंगे अगर ए बी आर में हो, ये अगर बी से रिलेट करता हो और बी सी से रिलेट करता हो, ए सी से रिलेट करे, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। जैसे यहाँ मेरे पास एक रिलेशन है 1 2 2 3 एंड 1 3। इसमें 1 2 से रिलेट करता हूँ, 2 3 से रिलेट करता है, तो 1 को 3 से रिलेट करना चाहिए। तो ये तीन जो पॉइंट हैं, ग्राफिकली देख लें कि ये अगर तीन इस तरह के पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे, और ट्रांजिटिव होंगे। तो अगर ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हो, ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हो, उनको हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं उनको, इक्वलेंस रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीनों यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, पॉजिटिव तीनों हो, उसे हम क्या कहते हैं कि वो इक्वलेंस रिलेशन है। यहाँ आप देख लें, 1 1 2 2 3 3, 1 2 1 2 1। अब ये देखें, ये रिफ्लेक्टिव भी है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 तीनों मौजूद हैं, और उसके बाद 1 2 और 2 1 इसमें मौजूद है। ये हमारे पास सिमेट्रिक भी आ गया। और ट्रांजिटिव अगर आप देख लें, 1 1 से रिलेट करता है, आगे देखें 1 2 से रिलेट करता है, यानी यहाँ देखें 1 1 से रिलेट करता है, हमने देखना है कि 1 किसी और से भी रिलेट करता है, तो हमारे पास यहाँ है 1 2 से रिलेट करता है, तो फिर ये वाला 1 और ये वाला 2, तो 1 2 ये वापस सेल्फ आ गया।
यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से 2 से रिलेट करता है और आगे देखें जाकर 2 1 से रिलेट करता है, तो 2 को 1 से रिलेट करना चाहिए, वापस 8 आ गया। 3 से रिलेट कर रहा है और 3 आगे फिर किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा, तो हमें ट्रांजिटिव की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि ये तो एक फाइनाइट फैक्टर बन गया। ये एग्जांपल हमारे पास फाइनाइट सेट पे थी। हम इनफाइनाइट सेट पे आ जाते हैं। लेट a इक्वल टू z एंड डिफाइन द रिलेशन r ऑन a बाय a रिलेटेड टू b। a b से कब रिलेट करेगा? जब a माइनस बी डिविजिबल बाय 3। जब हम a माइनस बी करेंगे, जो जवाब आए वो 3 पर पूरा पूरा डिवाइड होता हो। अब इसको आप देखें कि जब भी आप z का कोई एलिमेंट ले, मतलब 1 ले, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0 एंड अप टू सो ऑन। तो a जब माइनस 1 होगा तो 0 आएगा। 0 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 0। यानी a को जब मैंने a से माइनस किया, मेरे पास जवाब आया 0। 0 को जब मैंने 3 पे डिवाइड किया, जवाब आया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a माइनस a है वो डिविजिबल बाय 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो r से बिलोंग करेगा या a रिलेट करेगा a से। तो ये डेफिनेशन हमारी इसकी इसकी रिफ्लेक्सिव की। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात यह है कि अगर a माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो, तो इसका मतलब यह हो गया कि मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस बी ओवर ए भी तो 3 से पे डिविजिबल होगा ना। ये भी 3 पे क्या होगा? डिविजिबल होगा। मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय मैं 3 कर रहा हूं, तो माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी माइनस के आने से इसकी डिविजिबिलिटी पर कोई असर नहीं होता। तो उसका मतलब अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी ए से भी रिलेट करेगा। एंड सिमिलरली अगर ए बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ देखिए, अगर ए बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो a माइनस सी जो है वो भी डिविजिबल होगा 3 पर। तो इसका मतलब है r इज एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन z। आगे हम देखें, लेट a इज इक्वल टू r एंड डिफाइन अ रिलेशन r ऑन a बाय। अब हम सेट ऑफ रियल नंबर पर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। क्या रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं? कि a b से रिलेट करेगा जब a b से छोटा होगा या बराबर होगा। अब देखें, a के बराबर है, दो कंडीशन है ना। ये देखें, a लेस और इक्वल टू b का मतलब ये है दो कंडीशन है, या a b से लेस हो या a b के बराबर हो। तो a के बराबर है, इसका मतलब है a से रिलेट करता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास a लेस और इक्वल टू b हो और b लेस और इक्वल टू c हो, तो a डेफिनेटली c से छोटा होगा या उसके। यानी अगर a b के बराबर और b c के बराबर है तो a c के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो a c से भी छोटा होगा, लिहाजा ये ट्रांजिटिव भी है। लेकिन यहाँ एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मसलन 2 लेस देन 3 है, तो इसका हर किस मतलब नहीं है कि 3 भी लेस देन 2 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 2 जो है वो रिलेट कर रहे हैं 3 से, लेकिन इट डज नॉट इम्प्लाई कि 3 भी 2 से रिलेट करता है। हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि अगर ए रिलेट करे बी से, इम्प्लाइज बी भी ए से रिलेट करे, तो वो सिमेट्रिक होगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, लिहाजा ये ऐसा रिलेशन है जो इक्विवेलेंस नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सबसे कोशिश ये करनी है कि लेक्चर्स को नोट करते हुए उसमें से इस एंगल से देखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, ये तो चले हमारा जो लेक्चर है ये आगे काम आने वाला है। अगर इसमें से कुछ नहीं भी आता, लेकिन तो भी हमारे लिए फायदामंद इसलिए है कि ये हमारी बुनियाद है। बुनियाद ठीक हो जाएगी, आगे हमें चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। उसके बावजूद हमें इस तरह के, हमें अगर कोई रिलेशन दिया हो, मतलब कहता हूँ फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर। और इक्विवेलेंस रिलेशन आपको डिफाइन करके दे दिया जाता है, या यही हमें कहा जाए कि if A is equal to R and define the relation by this, then R is reflexive, transitive, symmetric, none, या both A and B, या which of the following quality which is the following property does not hold, इसमें symmetric hold नहीं करता, इक्वल रिलेशन नहीं है। अब यहाँ हम एक और ले रहे हैं, A डिवाइड्स B। अब ये A डिवाइड्स B जो है, ये अगर A B को डिवाइड कर, A को तो डिवाइड करता ही है, A को डिवाइड करता है। हम जब भी 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे जो 1 आ जाएगा। ए डिवाइड बाय बी, और ये डिविजिबल, ये दो चीजें नंबर 3
नहीं स्टूडेंट को। तो ये जो ए डिवाइड बी का मतलब है, या ए इज डिविजिबल बाय बी, इसका क्या मतलब है? देखिए ए लिखा हुआ ना ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बी को ए पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कोई नंबर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए n। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। जैसे मैं 2 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, मेरे पास जवाब 1 आ गया, तो इसका मतलब है 2 ए डिवाइड्स 2, या ए डिवाइड्स ए, ये तो हो गया। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं है, आप देखेंगे क्यों नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 2 में करूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 2, इंटीजर आ गया। लेकिन अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 4 करूं तो साथ मेरे पास ये 1/2 आएगा, इंटीजर नहीं है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि 4 डिवाइड्स और 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4, यानी 2 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा। वो पॉइंट्स में आ जाएगा। ये जो डिवाइड्स बी का मतलब ये है कि जब बी में बी डिवाइडेड बाय ए करूं, मेरे पास कोई नंबर आए। कौन सा नंबर आए? कोई इंटीजर आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं है। It is not a symmetric because A divides B does not implies B divides A unless A is equal to B. It is also not transitive, so it is, this relation is also not। अब देखें, सेट हमने नहीं तब्दील किया, हमने रिलेशन तब्दील किया। सेट वही था जब मैं A रिलेटेड टू B का मतलब रख रहा था A माइनस बी डिवाइड्स A, तो वो इक्वलेंस रिलेशन था। लेकिन जब मैंने ए को एन सेम रखा लेकिन रिलेशन तब्दील कर दिया, अब हम ए रिलेटेड बी का मतलब रख रहे हैं ए डिवाइड्स बी, तो इस सूरत में क्या है? इस सूरत में ये हुआ कि आपके पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। तो आप सेट तब्दील करने से और बाजू का रिलेशन तब्दील करने से भी फर्क पड़ता है। आते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास पे। इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास क्या होती है? लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए इज द सेट। इसको बस आपने एक चीज समझनी है, वो ऐसे समझनी है कि पहले तो बात ये देखें हम डोनेट कैसे हो, नोटेशन क्या है? इसकी नोटेशन ये है कि हम दो ब्रैकेट डालते हैं। क्या करते हैं? हम दो ब्रैकेट डालते हैं, ये ऐसे करके और बीच में डाल दिया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि इसमें वो तमाम एक्स आएंगे ए के। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए, आर रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है किस पे? ए पे। यानी आर जो है वो ए क्लास ए का सबसेट है। आर जो है वो क्या है? ए क्लास ए का सबसेट है। आर, ये जो आर है, ये जब हमने कहा निकोलस रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब है ये जो आर है वो सबसेट है ए क्लास ए का, जो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस आर के अंदर इस ए के तमाम एलिमेंट्स ए ए मौजूद हैं, तमाम सारे के साथ अगर ए भी है बी ए भी होगा, ये तमाम चीजें उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब हम आते हैं किसकी तरफ? इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में एक्स के वो तमाम एलिमेंट्स होंगे, सच है एक्स उससे रिलेट करता हो। एक्स उससे क्या करता हो? रिलेट करता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो रिलेशन है वो वही 1 2 3 रख लेता हूँ, और रिलेशन में रख लेता हूँ 1 1 2 2 3 3, और इसी तरीके से 2 1 2 1 है तो 1 2 भी आना चाहिए। ठीक है, बस ज्यादा मैं नहीं रखता क्योंकि फिर वो मुझे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने में थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा जब हम एलिमेंट ज्यादा रख लेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब इसमें अगर मैं 1 की क्लास निकालना चाहूँ तो मैं ये देखूंगा कि एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी इसका मतलब ये हुआ, आसानी से बात है, इसमें तमाम एलिमेंट्स आएंगे जिनका सेकंड कोऑर्डिनेट 1 होगा। तो वो कौन कौन से हैं? एक ये देख लें, ये पहले वाला, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 1 है तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 2 है, हमें नहीं चाहिए, इसका 3 है, नहीं चाहिए, इसका 1 है तो 2 आ जाएगा। लेकिन ये सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है, तो इसका मतलब 2 1 से रिलेट कर रहा है।
तो 1 भी 1 से रिलेट कर रहा है, 2 भी 1 से रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट 2 है, इसकी जो 1 की इक्वलेंस क्लास आएगी वो आएगी 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस रिलेशन आर में एक तो 1 1 से रिलेट कर रहा है, दूसरा 2 1 से रिलेट कर रहा है। तो यही हमने कहा है कि इसकी इक्वलेंस क्लास में एक्स के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे। अब 3 1 से रिलेट नहीं कर रहा तो 3 इसमें नहीं आएगा, तो 1 2 इसकी इक्वलेंस क्लास बन जाएगी। इसी तरीके से 2 की इक्वलेंस क्लास, 3 की इक्वलेंस क्लास और 4 की इक्वलेंस क्लास कैसे बनेगी, ये चीजें आ गई। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इक्वलेंस क्लासेस निकालेंगे। यहाँ पर आप देख लें 1 2 3 4 एंड डिफाइंड द रिलेशन ऑन आर बाय ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी का मतलब है 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टिव है, और रिफ्लेक्टिव है तो उसमें बाकी एलिमेंट कुछ नहीं है, लिहाजा ये सिमेट्रिक भी होगा और बाकी भी होगा। आप देखें यहाँ पर 1 की क्लास क्या है, 1 से सिर्फ 1 ही रिलेट कर रहा है, बल्कि ये मैं रिलेशन यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो उसने रिलेशन लिखा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा। इस रिलेशन में मेरे पास आ रहा है 1 1 2 2 3 3 एंड 4। ये रिलेशन इसने डिफाइन किया है। अब देखें 1 सिर्फ एक जगह पे आ रहा है और उसका जो एक्स है वो सिर्फ 1 है, लिहाजा इसकी क्लास 1 आ गई। इसी तरीके से 2 सिर्फ एक जगह पर है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 2 है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास 2 आ गई। इसी तरीके से 3 सिर्फ एक जगह पर है, इसका एक्स 3 है तो 3 आ गया। 4 सिर्फ एक जगह पर है, इसका एक्स 4 है तो सिर्फ 4 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसकी क्लासेस आ गई। अब यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लासेस के हवाले से जब हम बात करेंगे, क्योंकि इसको हम फर्दर पढ़ेंगे, वहाँ इक्विवेलेंस क्लासेस ये फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, तो वहाँ हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना भी सीखेंगे, चीजें भी करेंगे। अब यहाँ पर आपने देख लिया, एक चीज ये है, उसने कहा है कि ए पार्टीशंस इनटू द सिंगलटन इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में ये है, ये ओवरलैप कभी नहीं करेंगी, या ये डिसजॉइंट होंगी, यानी या इनका इंटरसेक्शन जो है इन्फिनिटी एम्प्टी होगा, ये बराबर होंगी। अब देखें यहाँ मेरे पास 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 1 आ रहा है, 2 की में 2 3। अब ये तीनों की चारों की चार जो क्लासेस हैं ये डिस्टिंक्ट है। इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके पास दो क्लासेस में कुछ चीजें कॉमन और कुछ ना हो, या वो इंटायरली बराबर होंगी, इसीलिए हम कहते हैं कि ये पार्टीशन बनाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है a इक्वल टू z एंड डिफाइन द रिलेशन बाय दिस a माइनस बी इज इवन। अब a माइनस बी इज इवन तो कौन सा रिलेशन आएगा? आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर में ये ए आर क्या होगा? आर में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जिनको आप माइनस करें तो जवाब इवन आए। तो जब मैं दो इवन नंबर को माइनस करता हूं तो तब भी इवन आएंगे, ऐसे ही है। मसलन में 2 4 रख लेता हूँ, 0 2 रख लेता हूँ, माइनस 4 रख लेता हूँ, या -2 और 4 रख लेता हूँ। तो जब मैं दो इवन नंबर्स को आपस में माइनस करूंगा तो इवन आएगा। और दूसरी चीज है कि जब मैं दो ऑड नंबर को आपस में माइनस करूंगा, 1 3 5 7 1 9, तो ये भी इवन आएगा। तो इसका मतलब इसमें वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें या दोनों इवन है या दोनों ऑड है। एक इवन एक ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एक इवन मतलब 1 और मैं 3 रखूंगा, 1 और मैं 2 रखूंगा, या 1 और 4 रखूंगा तो ऑड आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये रिलेशन है क्या। ये रिलेशन इस तरह का है जिसमें ये इस पेयर में दोनों इवन है या दोनों क्या है, ऑड है। अब आप देखें इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। अब जो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या होगी, 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, एंड अप टू सो ऑन। अब देखें जीरो की इक्विवेलेंस क्लास। अब इसको विजुलाइज करना है, आपने इसको चीजें समझनी है। अब देखिए मेरे पास ये जो आर है, इस आर में मेरे पास 0 0 भी होगा डेफिनेटली, मेरे पास 2 0 भी होगा, मेरे पास 4 0 भी होगा, मेरे पास 6 0 भी होगा, इन अप टू सो ऑन। -2 0 भी होगा, -4 0 भी होगा, इन अप टू सो ऑन चलते जाइए आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन आर है, इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट अगर मैं 0 रख दूं तो फर्स्ट मेरे पास क्या आएगा, 0 2 -2 4 -4 6 -6 8 -8। तो ये सारी जीरो की इक्विवेलेंस क्लासेस आ गई।
ऑन सिमिलर पैटर्न जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो क्या होगी? अब देखें, अगर मैं यहाँ 1 रख लूं तो मेरे पास यहाँ 1 भी आएगा। सेकंड, अगर मैं 1 रख लूं तो यहाँ 3 भी आएगा। इसी तरीके से -3 1 भी आएगा, -1 1 भी आएगा, -5 1 भी आएगा। तो अगर मैं ये सेकंड वाले सारे 1 1 रखूं तो इसमें मेरे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट वो 1 3 5 -1 सारे आ जाएगा, तो ये 1 की इक्विवेलेंस क्लासेस है। इसी तरीके से आप 1 की अगर इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना चाहें और 2 की इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना चाहें तो वो क्या होंगी? 2 0 2 2 2 4, ये सारे आगे आएंगे, 6 2, एंड इसी तरीके से प्लस माइनस कर देता हूं मैं साथ। तो 2 की जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी वो यही बनेगी जो 0 की है। 3 की इक्विवेलेंस क्लासेस भी बनेंगी जो 1 की है। तो यहाँ हमारे पास 0 2 यानी इवन नंबर की 0 और इवन नंबर की तमाम क्लासेस ही आ जाएंगी, और 1 और बाकी ऑड नंबर की तमाम क्लासेस ही आ जाएंगी। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ दो ही डिस्टेंट क्लासेस बनती हैं। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट की जो क्लास आएगी वो इसी के बराबर होगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई। नेक्स्ट है ए बिलोंग टू आर एंड डिफाइन अ रिलेशन आर बाय दिस x related to y if and only if x minus y belong to q। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपने इसको देखना है कि अगर मेरे पास a जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो, हम कहते हैं कि दो एलिमेंट आपस में तब रिलेट करते हैं जब उनका डिफरेंस जो है वो रेशनल नंबर हो। द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फॉर एनी रियल नंबर x द इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलेगी, ये क्वेश्चन आपने करना है और इसको आपने देख लेना ये क्या होता है। तो आज के लेक्चर तक हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, फंक्शन एज अ रिलेशन। और फिर हम बताएंगे कि इन रिलेशन में से रिलेशन ही एक्चुअली फंक्शन होता है, वो कौन सा रिलेशन फंक्शन बनेगा, क्योंकि सब जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं बनेंगे। आज के लिए इतना ही है। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।